सो गुड मॉर्निंग बच्चों, फटाफट ज्वाइन करो क्लास। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2 मिनट एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है, तो अगर किसी का थोड़ा बहुत डाउट है तो पूछ लो। मैंने कल ही बता दिया था आज की क्लास चलेगी थोड़ी लंबी, तो शोर मत मचाना। राधे राधे बच्चे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मतलब बहुत लंबी नहीं चलेगी, इतनी लंबी अभी से डर जाओ तुम। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, सो किसी का कुछ डाउट है, कल को समझ में ना आया हो तो पूछ लो एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे। सो यहाँ पे लिखा डीपीएसपी है, बट थोड़ा सा आर्टिकल 32 कवर कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट में थोड़ा सा बचा था। जय हिंद बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हैव अ फैंटास्टिक मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम फाइन, होप यू आर ऑल्सो फाइन अभिषेक। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट प्रोसीडिंग। खुश रहो बच्चे, खुश रहो, खुश रहो। जय हिंद। ठीक, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एकदम मस्त से पढ़ते हो, जो समझ में नहीं आएगा, जो भी समझ में ना आए, जब आपको ऐसा लगने लगे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप पूछ लेना। आपको जब ऐसा लगे कि मैं आपको आपकी लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहा हूं, बिल्कुल आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, तब सही है। अगर आपको ऐसा लगे ना मैं बहुत ज्यादा किताबी लाइन पढ़ रहा हूं, तो वहां पे पूछ लेना। आइए गुरुजी, कहाँ आना है। ठीक है, सुनो, मैंने आपको कल क्या बताया था। जो रिट्स होते हैं बच्चे, रिट्स जो होते हैं बिल्कुल कमांड होते हैं, वो आदेश की तरह होते हैं। मान लो आप किसी को, मतलब जनरली क्या होता था पुराने टाइम पे, जो राजा वगैरह जो आदेश निकलते थे ना उनके, तो उसको रिट कहा जाता। और रिट ये जनरली लिया गया है यूनाइटेड किंगडम। वहां पे जो किंग होते थे, ठीक है, किंग या फिर क्वीन बोलते हैं, मतलब जो भी क्राउन होता है, तो वो जब कोई ऑर्डर पास करता था उसको रिट बोलते थे। और ये प्रेरोगेटिव पावर बोली जाती थी किंग की। मतलब राजा के पास कुछ शक्तियां थी, मतलब राजा तो शक्तिशाली होता है, तो कोई आदेश देता था उसको रिट कहते थे। माइनॉरिटीज के लिए संपत्ति का अधिकार अब भी है। आर्टिकल 30 ए नहीं, 30 फिर क्लॉज में 1 ए, 30 ए नहीं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुल्लू मॉर्निंग। हाँ ठीक है बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुल्लू मॉर्निंग। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चे कंबल के अंदर बैठे हैं। आराम से ना वहां से निकलना, चलो वहां बैठना जरूर, लेकिन ये है कि पेन और पेपर निकाल लेना और आराम से पढ़ो। मैंने क्या बताया आपको, जो रिट होता है, रिट का मतलब क्या होता है, कमांड होता है, आदेश होता है। अब आप ये मत बोलना मैं मैंडमस पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे मैंडमस का मतलब परमादेश होता है। ठीक है, तो रिट का मतलब क्या होता है, आदेश होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जो रिट जारी किया जा सकता है वो 2 आर्टिकल्स के अंदर जारी किया जा सकता है। जो रिट की पावर होती है बच्चे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि यहां पे गलती के चांसेस ना के बराबर है। मैंने क्या बोला, जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है वो अभी आपको 2 तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा आर्टिकल 32 के अंदर, दूसरा मिलेगा आर्टिकल 226 के अंदर। लेकिन सुनो, आर्टिकल 32 में ही लिखा है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शंस को कम ना करते हुए, मतलब इसको कम नहीं करेगा, लेकिन वो किसी भी कोर्ट को, चाहे वो निचली अदालत ही क्यों ना हो, किसी भी कोर्ट को वो रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। ये बात समझ में आ गया कि जो पार्लियामेंट है, मतलब संसद क्या है, संसद क्या कर सकती है, वो रिट जारी करने की शक्ति और न्यायालयों को भी दे सकती है। तो जनरली रिट जो जारी करते हैं वो कौन करता है, उच्च न्यायालय करते हैं। उच्च न्यायालय मतलब आपका हाई कोर्ट हो गया, और उच्चतम न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। शैल नॉट बी एनी कंपनसेशन का मतलब क्या बेटा, शैल नॉट बी एनी कंपनसेशन मतलब होता है कि ऐसा कोई कंपनसेशन जरूर नहीं देगा जो डेट्रीमेंटल हो उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। यहां देखो, अच्छा ये बताओ, जो आर्टिकल 32 है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो आर्टिकल 32 है, इसमें किसकी शक्ति है, कौन रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। यहां पे रिट कौन जारी करता है बच्चे, हाई कोर्ट। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 खुद भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 क्या है, खुद भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट है। आपको बताया था फंडामेंटल राइट क्या है।
सारी ज्ञान की बातें भूल जाना कि ह्यूमन डिग्निटी में सहायक हो, ये हो। मैंने क्या बताया, सिंपल बताया था। जो आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय में जिसके तहत जाया जा सके, पहली बात। दूसरी बात, जो भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है, बस वही है फंडामेंटल राइट, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आया? आर्टिकल 32 कहां आएगा? पार्ट 3 में आएगा, क्योंकि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। तो ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है। और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, आगे लिखा भी हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में, अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिट इश्यू कर सकता है। और जो हाई कोर्ट है वो आपका फंडामेंटल, मतलब वो किसी भी, आपका मान लीजिए आपके हाथ का मतलब काम कर रहे हो ज्यादा, आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो, आपके हाथ में छाले पड़ गए, तो उसके लिए भी हाई कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है, मतलब अगर वो समझे तो। लेकिन वो मना भी कर सकता है, ये मना कर सकता है, ये मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। समझ में आया? तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास ज्यादा अधिकार कहां पे होंगे, आपके पास ज्यादा अधिकार कहां होंगे, तो आर्टिकल 32 के तहत। अगर मैं बोलूं कि आप अदर ग्राउंड्स पे, मतलब कि राइट्स के मामले में किसके पास ज्यादा अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट के अलावा भी कोई रिट इश्यू कर सकता है, तो हाई कोर्ट। सिर्फ फंडामेंटल पे कौन राइट इश्यू करेगा? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी? जिस स्टेट का होगा, जो इसका एरिया होगा, एक पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन होती है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू, सुप्रीम कोर्ट का पूरे भारत में। तो ये बात समझ लेना, बस इतनी सी बात है और कुछ है नहीं इसमें। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये होता ही ना, आप सुनो, मैं आपको सारे अधिकार देता हूं और आपके अधिकार का हनन हो और आप कुछ कर ही ना पाओ, तो आपके पास अधिकार है नहीं है ना? मैं आपको बोल देता हूं कि कल मैं आपको यूनिवर्स में एक ध्रुव तारे पर भेजूंगा, ये मैंने आपको बोल दिया, अब मैं वो कर ही ना पाऊं तो कोई मतलब है? समझ में आया? कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर आपको अधिकार मिले हैं और आपका अधिकार का हनन होता है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, किसी न्यायालय में जा ही नहीं सकते उसको लागू करवाने के लिए, तो फिर क्या मतलब? इसलिए आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हार्ट एंड सोल बोला है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, इस बात का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। तो क्या है? रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ये, और एससी और एससी दोनों यूज कर सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको क्या बोला है? हार्ट एंड सोल बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर बोला है। ठीक है, रिट्स को एकदम, रिट आसान है, बिल्कुल आपकी भाषा में समझाऊंगा, जब समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब देखो हैवियस कॉर्पस, हैवियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, टू हैव द बॉडी। टू हैव द बॉडी मतलब शरीर को ले आओ, शरीर को ले आओ मतलब बॉडी का मतलब वो मत समझ लेना तुम वो वाली बॉडी, मतलब जिंदा आदमी को ले आओ, सीधी सी बात। ठीक है, तो उस कोर्ट के सामने मान लो अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है, मान लो पुलिस आई उसको, किसी आदमी को पकड़ ले गई, एक तो ये केस हो गया। दूसरा ये हो गया, मान लो कोई आदमी किडनैप भी हो गया है, किसी पर्सन ने ही किडनैप कर लिया, तो मतलब ये राज्य के विरुद्ध भी है और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी है। तो हैवियस कॉर्पस का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को इलीगली डिटेन कर ले, इलीगली अरेस्ट कर ले, इलीगली कैप्चर कर ले। समझ में आया? गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। तो समझ में आई बात? तुरंत आया करो क्लास के टाइम पे, सोते रहते हो, समझ में नहीं आएंगी चीजें अगर लेट आओगे थोड़ा भी तो हैवियस कॉर्पस का मतलब कुछ नहीं होता। हैवियस कॉर्पस एकदम अपनी भाषा में समझो, मान लो अगर किसी को इलीगली डिटेन कर ले, चाहे कोई भी, चाहे पुलिस कर ले, ठीक है, या कोई सरकारी व्यक्ति, मतलब कोई पब्लिक अथॉरिटी कर ले, या कोई पर्सन ही कर ले, ठीक है, मान लो कोई चोर डाकू है वही आके कर ले, किसी को उठा ले जाए, किसी को किडनैप कर ले, तो वहां भी हैवियस कॉर्पस लागू होगा। हैवियस कॉर्पस में क्या होगा? आप हाई कोर्ट जाओगे आर्टिकल 226 के तहत, या आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे आर्टिकल 32 के तहत, तो वो तुरंत वो तुरंत ये आदेश देगा किसको? उस पब्लिक अथॉरिटी को जिसने पकड़ा है। अब देखो चोर है, मान लो किसी ने और किसी पर्सन ने किडनैप किया है, तो अब उसको तो आदेश देगा कैसे? तो वहां की जो, मान लो कोई ए पर्सन है, ठीक है, और इसका नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम सिंपल है, ज्यादा समझाऊंगा तो फिर ओवर थिंकिंग आएगी आपको। तो इसके नजदीकी इसके नजदीकी पुलिस स्टेशन को बोलेगा कि भाई इस पर्सन को पेश किया जाए मेरे सामने। सिंपल है, मान लो किसी को इलीगली कोई डिटेन कर लेता है तो जुडिशरी आदेश देगी। अब जुडिशरी में सिर्फ दो ही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अभी उनके पास दो ही के पास पावर है। आगे नहीं बताऊंगा, लेकिन जो अन्य भी संस्थाएं हैं ना,
जैसे पर्यावरण के लिए जो ग्रीन ट्राइब्यूनल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो ये भी इशू करती है रिट, लेकिन वो अन्य मामले में करती है। अधिकारों के मामले में सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। तो ये रिट इशू करेगा कि उस व्यक्ति को क्या किया जाए, जल्द से जल्द जुडिशरी के सामने पेश किया जाए, मतलब छोड़ा जाए। समझ में आया? तो हैबियस कॉर्पस एकदम सिंपल सा है। मैं कॉलेज कर रही थी बट अभी, अच्छा अभी आप बस में हो, अरेस्ट तो लीगल होता है ना, बस डिटेंशन। हाँ, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ, सुनो पहले। किसी ने किसी को अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया। अब एक बच्चा बोल रहा है अरेस्ट जो होता है बिल्कुल लीगल होता है। अब सुनो, पहली बात तो उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने, वो एक अलग पॉइंट है। अब इसमें 2-3 मामलों में आपको हैबियस कॉर्पस लागू नहीं होगा। एक तो जुडिशरी ने खुद ही आज्ञा दिया हो किसी को पकड़ने का, क्या हो, जुडिशरी ने खुद ही आज्ञा दिया हो। दूसरी बात, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, दो कंडीशन, कब, एक तो जुडिशरी ने खुद ही आदेश दिया हो कि इसको पकड़ लाओ, ठीक है, ये पकड़ के जुडिशियल कस्टडी में रख दो। दूसरा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो फिर ये लागू नहीं होगा हैबियस कॉर्पस। समझ में आया? एकदम सिंपल है। आगे देखते हैं। अब देखो मैंडमस क्या है, किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ लो। मैंडमस का मतलब कुछ नहीं है। मैंडमस का मतलब सिर्फ ये है कि परम आदेश, मैं आदेश देता हूं कि तुम ये काम करो। क्या है? टू डू, टू कमांड। यहां पे क्या है? अच्छा, ये इशू किसको किया जाता है? लगभग लोग जितने भी रिट हैं वो जनरली सामान्यतः किसको किया जाता है? पब्लिक अथॉरिटी को। लेकिन मैंने बताया ना, हैबियस कॉर्पस किसको किया जाएगा? पब्लिक और प्राइवेट दोनों पर्सन को। जब भी मैं पब्लिक बोलूं तो आप सरकारी समझना, सरकारी पदाधिकारी, ये सरकारी संस्था। तो ये किसको इशू किया जाता है? अब देखो सार्वजनिक, अब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब मैंने क्या बोला, सरकारी स्तर का हो जो लोगों के कार्यों को इफेक्ट करता है, और वहां पे अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको आदेश दिया जाता है कि तुम ये काम करो, कोई काम करो, टू डू। मान लो कोई सरकारी पदाधिकारी है या कोई सरकारी संस्था है, वहां पे अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको काम करने के लिए बोला जाता है, भाई तुम काम कर क्यों नहीं रहे हो? जुडिशरी बोलेगी तुम ये काम कर क्यों नहीं रहे हो, ये काम करो। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। क्या लिखा है? सिंपली देखो, इशू टू ए डायरेक्ट, इशू टू डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब बताने के लिए, करने के लिए, पब्लिक ऑफिशियल हो चाहे कॉर्पोरेशन हो, अब चाहे वो लोअर कोर्ट हो, ठीक है, स्टेट अथॉरिटी हो, ये परफॉर्म दी ड्यूटी, क्या करने के लिए? ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। क्या करने के लिए बताओ? ड्यूटी करने के लिए, कि तुम ऐसा करो। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंडमस का मतलब आदेश दे रहे हैं कि टू डू, करो। एकदम सिंपल है और कुछ नहीं। हैबियस कॉर्पस में क्या था? पकड़ा है तो छोड़ दो किसी को, ठीक है, दो कंडीशन बताई, दो एक्सेप्शन बताए थे। अब ये किसके खिलाफ नहीं आदेश किया जा सकता? अब ऐसा नहीं कि आप राष्ट्रपति को, गवर्नर्स को बोलोगे मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति भाई साहब काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लगने से कुछ नहीं होता, आप ऐसे उनके खिलाफ ऐसा वो इश्यू नहीं करवा सकते, ठीक है, नॉट अगेंस्ट। और निजी व्यक्तियों के खिलाफ तो करवा ही नहीं सकते, निजी व्यक्ति काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरी लिबर्टी, ठीक है। तो क्या है, देखो ध्यान से, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये प्राइवेट संस्था, ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उनको आप ऐसा बोल नहीं सकते कि वो काम नहीं कर रहे। एससी और एससी में क्या डिफरेंस? डिफरेंस बता रहा हूं, और पहले बताया भी है, आगे भी देखो पहले। आईएएस, आईपीएस एंड अदर्स। हाँ, अगर भाई आईएएस आईपीएस ही नहीं, जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ? उनके खिलाफ रिट जारी किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, मतलब करेगा तो, करेगी तो अदालत। अब प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल, इसीलिए आपकी भाषा में समझा रहा हूं, जो समझ में नहीं आएगा पूछना। प्रोहिबिशन का मतलब होता है, मैंडमस का मतलब था टू डू, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक देना, प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि टू फॉरविड, मना करना। प्रोहिबिशन में ये किया जाता है, मान लो स्पेशली, अब ये किसके लिए है? वो देखो सबके लिए था, वो सरकारी पदाधिकारी, वो जुडिशरी के लिए भी था, लेकिन प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, प्राइवेट पर्संस, ठीक है, और एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए नहीं था कि आप उनको बताने लग जाओगे कि आप भी काम करो, ठीक है। ये किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल क्या होता है बेटा? जुडिशियल मतलब आपको पता ही है, जैसे जुडिशरी, न्यायपालिका जिसको बोलते हैं। क्वासी जुडिशियल क्या होता है? क्वासी जुडिशियल जैसे ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट्स वगैरह हो गई, तो ये आप दोनों काम करने लगे, ठीक है, कि ये रूल करने लगे, सजा सुनाने लगे, गवर्न करने लगे। तो अगर ट्राइब्यूनल है क्वासी जुडिशियल नेचर का, क्वासी जुडिशियल मतलब दोनों काम कर ले। दोनों काम कैसे? मतलब न्याय की प्रक्रिया भी कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक कार्य भी कर रहा है। तो ये किसके खिलाफ इश्यू होगा? और उनको ये मना करने के लिए होगा कि तुम ये काम मत करो। मान लो वो कोई काम कर रहे हैं, मान लो कोई केस है, मान लो कोई जुडिशरी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है मान लो, अब
महाराष्ट्र में कोई कांड हो गया, कोई काम हो गया मान लो, तो अब वो केस ये जबरदस्ती ले रहा है और उसके खिलाफ सुनवाई चला रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश में। काम हुआ है सारा कहाँ, महाराष्ट्र में, इनका कोई फंक्शन बनता ही नहीं। अब ये केस अगर चला रहे हैं तो जो हायर कोर्ट है, हायर कोर्ट मतलब इनसे हायर तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट इनको क्या कर सकता है, प्रोहिबिशन रिट जारी कर सकता है कि तुम ये काम क्या करो, मत करो, ये काम मत करो, ये तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। समझ में आया, एकदम सिंपल। प्रोहिबिशन में क्या करना है, रोकना है, और ये किसके खिलाफ है, सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। देखो निचली अदालत, ये न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण मतलब ट्राइब्यूनल्स होते हैं, को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अब मैंने क्या बताया कि केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ये जारी किया जा सकता है, सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। मिनिस्ट्रियल कह रहे हैं कि सर मेरे यहाँ पार्षद सड़क नहीं बनवा रहे हैं, तो मैं क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, हाई कोर्ट जा सकता हूँ? नहीं जा सकते हो। पार्षद देखो, मिनिस्ट्रियल ऑफिस के लिए आप ऐसा बहुत ज्यादा वो कर नहीं सकते, ठीक है। आप आरटीआई वगैरह डाल सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या जो फंड आया था क्या कर रहे हो तुम। वारंट और रिस्ट में क्या डिफरेंस है? एक बच्चा बोला है वारंट और, वारंट तो बेटा एक तरीके का लीगल नोटिस होता है, ठीक है। अब देखो ये सरसरी नहीं है, ये शशोररी है, ठीक है। तो शशोररी क्या है, ठीक है। शशोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब टू बी सर्टिफाइड, कोई चीज सर्टिफाई करना। अब देखो ये जो शशोररी है ना, प्रोहिबिशन क्या था, प्रोहिबिशन में रोकना, एकदम सिंपल। देखो हैबियस कॉर्पस आपको याद होगा, आप बचपन से सिर्फ एक ही याद कर पाए हैं, वो हैबियस कॉर्पस है। मैंडमस का मतलब है कि काम करने के लिए किसी को बताना, ठीक है। किसी को काम करने के लिए बताओ कि भाई तुम काम करो, कोई सरकारी पदाधिकारी है, तुम काम करो, तुम सरकारी काम कर रहे हो, मतलब सरकारी मतलब पब्लिक का काम कर रहे हो, तो वहां बैठ नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में बोलते हैं काम मत करो, क्योंकि तुम्हारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तुम्हारी पावर के बाहर है वो, ठीक है। तुम्हारा पावर है ही नहीं कि आप वो काम करो। शशोररी एक डिफरेंट है, आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा शशोररी, एकदम सिंपल भाषा में समझ लो, खत्म हो जाएगी कहानी। और कुछ है ही नहीं, सिर्फ शशोररी है। सुनो पहले, शशोररी में क्या होता है, अब ये किसको किसको इशू किया जाता है, पहले तो ये समझो। पहली बात तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी को, मतलब कि न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को, इवन कोई सरकारी संस्था भी है जो लोगों के कार्यों को अफेक्ट करता है। ये स्टेटमेंट आया है, इस बात का ध्यान रखना यूपीएससी में। तो मान लो कोई सरकारी क्या है, कोई सरकारी संस्था है जो लोगों के अधिकारों को प्रभावित करता है, उसके खिलाफ भी इसको इशू किया जा सकता है। अब इसमें दो काम हो सकता है, एक तो ये रोक भी सकता है, रोक सकता है। मान लो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है, तो वो निचली अदालत को क्या करेगा कि ये केस तुम अपने यहां मत सुनो, क्यों मत सुनो, वो जाने। अब इसमें दो रीजन हो सकता है, उसके जुरिस्डिक्शन में आता नहीं है, या उच्च न्यायालय को वो केस खुद को लेना है, तो ये दो, मतलब ये कंडीशन होगी। तो क्या करो, आप ये निर्णय मत करो, आप इसको ट्रांसफर कर दो, किसे कर दो, मुझे कर दो, या फिर उस अथॉरिटी को कर दो, जो उस अथॉरिटी को कर दो जिसके पास ये अधिकार है सुनवाई करने का। तो सशोररी तो बिल्कुल प्रोहिबिशन जैसा हो गया, नहीं, इसमें एक चीज और एडेड है। इसमें क्या एडेड है, मान लो इस न्यायालय ने, प्रोहिबिशन में क्या था, सुनवाई चल ही रही थी, और इसमें सुनवाई चल भी सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि सुनवाई हो गई हो, निर्णय भी सुना दिया हो, जब निर्णय सुनाने के बाद भी उस निर्णय को खत्म कर दे। मान लो हुआ क्या कि एक न्यायालय है, कोई कोई निचली न्यायालय है, उसने जहां पे 50 साल की सजा होनी चाहिए वहां 5,000 की सजा दे दिया किसी को, मतलब समझ रहे हो ना, मेरी भावनाओं बातों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। तो 5,000 की सजा दे दिया, भाई होनी थी 50 साल की सजा, दे दी तुम 5,000 साल की सजा। तो उच्चतम न्यायालय, जो इससे बड़ी न्यायालय, जो इससे उच्च न्यायालय है, वो क्या करेगी, इसकी जो सजा है उसको क्वैश कर देगी। तो ये दोनों काम कर सकती है। प्रोहिबिशन में सिर्फ एक काम था कि तुम काम करो मत, अब इसमें दो काम है। क्या करते हैं, कोई निर्णय अगर दिया गया है तो उसको क्वैश कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। दूसरी बात, सबसे सिंपल देखो, दूसरी बात क्या है कि मान लो अगर कोई निर्णय दिया गया तो उसको खत्म कर देंगे, या फिर मान लो कोई निर्णय चल ही रहा है उस कोर्ट में, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए बोलती है उच्च न्यायालय। तो क्या ये इशू टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल, मतलब लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल को इशू किया जाता है। कोई केस मान लो अगर पेंडिंग है, उसके लिए भी, देयर इज एनी केस पेंडिंग, ठीक है, तो उसके लिए भी, ठीक है। या फिर ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, एक तो पेंडिंग है उसको ट्रांसफर करने के लिए, या फिर मान लो निर्णय दिया जा चुका है तो उसको खत्म करने के लिए। जिसको 5,000 साल की सजा होगी वो जिंदा रहेगा। हाँ हाँ, मैंने देखा है कई लोगों को 1-1 करोड़ की सजा, एक
1-1 करोड़ साल की सजा हुई है। मैंने क्या बोला था बोलने के बाद? मेरी भावनाओं पे जाना, मेरी बातों पे जाना। मान लो किसी को 5 साल की सजा दे दी, 50 साल देनी थी, या मान लो 50 साल की सजा दे दी, 5 साल देनी थी, तो समझ लो, ठीक है। कोवारंटो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कोवारंटो में कुछ नहीं है। कोवारंटो में सिर्फ यह है कि मान लो कोई सरकारी पदाधिकारी है और वो कोई ऐसा पोस्ट ले लिया है कि जो उसके काबिल ही नहीं है। मैंने क्या बताया था? देखो ध्यान दो, ऐसा आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज आपको जी बताया था। अब उसमें क्या बताया था कि जो संसद है वो ऐसे प्रावधान बना सकती है कि मान लो कोई ट्रेड कर रहा है, कोई ऑक्यूपेशन कर रहा है, मतलब कोई ऐसा पर्सन डॉक्टर बन गया जिसको एबीसीडी नहीं आती, ठीक है, अब वो डॉक्टर बन गया है। एबीसीडी नहीं आती मतलब कुछ ही नहीं आता, ठीक है। एबीसीडी नहीं आती तो डॉक्टर बन सकता है, मान लो कोई रसिया से है तो अलग बात है। फिर से भावनाओं पे जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा कोई पर्सन जो किसी पद के योग्य नहीं है फिर भी सरकारी पद पे बैठा है तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा जारी किया जा सकता है। समझ में आया? अधिकार परीक्षा को वारंटो जारी किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। बस इतना ही था। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ सही कह रहा हूं भाई, डॉक्टर को एबीसीडी नहीं आता। अरे ऐसा हो सकता है ना, बच्चा बोल रहा है डॉक्टर को एबीसीडी नहीं आती, मान लो ऐसा हो गया तो आप कहां जाओगे बताओ? सुप्रीम कोर्ट। अब देखो मेरी बात एकदम सिंपल, यहाँ देखो, अब हिंदी वाले बच्चे हमारे कहेंगे गुरुजी आप बायस हो चुके हो। जो फंडामेंटल राइट है, बताओ सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के मामले में रेट जारी कर सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय कर सकता है फंडामेंटल राइट के मामले में, हाँ। अन्य किसी मामले में कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, ठीक है। अरे सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही काम थोड़ी ना है कि हर मामले में करता रहेगा। उच्च न्यायालय किसी अन्य मामले में कर सकता है, किसी अन्य प्रयोजन में कर सकता है, तो हाँ यहां लिखा है। इसका अधिकार क्या है बताओ? संपूर्ण भारत में सुप्रीम कोर्ट कहां पे है अधिकार? पूरे भारत पे। इसका अधिकार कहां पे है? हाई कोर्ट का, सिर्फ जहां का हाई कोर्ट है सिर्फ उसका जुरिस्डिक्शन। झोला छाप डॉक्टर, एक बच्चे ने बोला है, हाँ हाँ नहीं नहीं, ठीक है। तो रिट शक्ति का प्रयोग अनिवार्य है, इसलिए मना नहीं किया जा सकता। देखो अब ये मना नहीं किया जा सकता, मैंने बोला ये फंडामेंटल राइट है और यहाँ पे उच्च न्यायालय जो मर्जी वो करे। समझ में आई बात? ठीक है, बस यही था रिट। रिट समझ में आ गया होगा, जो समझ में नहीं आया पूछो। क्या पढ़ रहे हैं आज? 5 साल की सजा, डॉक्टर को एबीसीडी नहीं आती है भगवान, सब जिंदगी। हाँ ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मान लो किसी को एबीसीडी नहीं आती, सरकारी डॉक्टर बन गया, मान लो कोई, अब रहने दो, मुझसे मत बुलवाओ, फिर बहुत सारी चीजें मैं बोल दूंगा, पढ़ो, ठीक है। तो आर्टिकल ये 33-34 देख लेना, इसको कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन 33 में ये देख लेना कि आप आर्म फोर्सेस के लिए यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दोज, मतलब यू आर ट्राइंग फॉर बिकमिंग कमांडिंग ऑफिसर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये है कि आपके लिए भी सेम थिंग अप्लाई होती है। तो जब संसद है वो आर्म फोर्सेस के लिए विधान बना सकती है, विधान बना सकती है, उनके फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है। वैसे भी उनके सारे फंडामेंटल राइट्स उन पे लागू नहीं होते, कम ही होते हैं, ठीक है। एबीसीडी मैडम जी पढ़ाती थी, ठीक है मैडम, बड़ी याद है बेटा, ठीक है। यहां देखो तुम बदमाशियां कर रहे हो। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अब इसमें है आर्टिकल 34 में क्या है, मार्शल लॉ लगेगा तो जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। आर्टिकल 35 क्या है? कुछ नहीं है। आर्टिकल 35 में ये कहता है, आर्टिकल 35 क्या है? आर्टिकल 35 में ये कहता है कि मान लो अगर भाग 3 से संबंधित कोई कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और ये भी कॉमा करके लिखा है कि संसद बनाएगा, ना कि राज्य विधानसभा। बस ये है और कुछ है नहीं। समझ में आया? तो आपको 32 बता ही दिया, 32 में आपको 5 रीड बता दी। 32 के बाद आपको 33 बताया कि आर्म फोर्सेस के लिए संसद जो है कानून बना सकती है, उनके मूल अधिकारों को कम कर सकती है। समझ में आया? उसके बाद 34 बताया मार्शल लॉ से रिलेटेड कुछ कानून बना सकती है संसद। और उसमें ना मार्शल लॉ में क्या होता है, मान लो सपोज मार्शल लॉ लगा है, तो मार्शल लॉ में अगर कोई जो ऑफिसर है उसने किसी को मार वार दिया तो उसकी सजा को इंडेमनीफाई भी कर सकती है। उसमें लिखा है, संविधान में लिखा गया है, उसको कम कर सकती है, उसकी सजा को भी कम कर सकती है। और उस पर कोई केस चलेगा ना तो बिना संसद के, केंद्र सरकार के अप्रूवल के चलेगा ही नहीं, ठीक है, जब मार्शल लॉ लगता है तब, ठीक है। और 35 में क्या बोलता है? 35 में सिंपल सा ये बोलता है कि अगर मान लो फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है, तो उससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? उससे संबंधित कानून संसद बनाएगा, ना कि विधानसभा बनाएगी। अब आप बोलोगे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो बताया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ना
तो राज्य भी कानून बना सकती है, और कौन बना सकता है बताओ? संसद भी कानून बना सकती है, राज्य की विधान पालिका भी बना सकती है। हम आर्मी वाले हैं सर, हमारे ऊपर कोई लॉ काम करेगा? अरे बिल्कुल करेगा। सबसे डिसिप्लिन अगर कोई होता है ना तो आर्मी वाले ही होते हैं। तो ठीक है, तो यू आर अबाइड बाई लॉ। अन्य अधिकार हैं, एकदम सिंपल सिंपल है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल राइट है, मैंने आपको बताया था कि और भी राइट्स हैं, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। आप देखो यहाँ पे टैक्स जो आप देते हो, तो आप टैक्स, ऐसा नहीं कि टैक्स ऐसे मनमर्जी सरकार लगा देगी, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्स एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना किसी कानून के आप टैक्स नहीं दोगे, पहली बात। दूसरी बात है आर्टिकल 300A, जब राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया 19(1) सब क्लॉज एफ, और उसके बाद आर्टिकल 31 हटाया गया, तो फिर उसके बाद प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, लीगल राइट्स बना दिया गया, तो इस बात का ध्यान रखना। वैसे ही 31 है कि आपको ट्रेड करने का, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स करने का है अधिकार, मतलब भारत की पूरी बाउंड्री में आप व्यापार कर सकते हो। ठीक है, सिंपल बताऊं। 326 है आपको वोट देने का लेजिस्लेटिव असेंबली में, और बताओ कहां? ठीक है, पार्लियामेंट के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। तो मतलब ये अधिकार है आपके कुछ, एकदम सिंपल है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो आराम से। डीपीएसपी स्टार्ट करेंगे। डीपीएसपी इतनी सिंपल है कि पूछो मत। डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी इतनी सिंपल है कि पूछो मत, फिर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपसे आपका जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो मैं अलग से कोई क्लास लेके करवाऊंगा। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया था। अरे नहीं बेटा, वो तो इंस्टेंटली उसने ब्रूचुअलिटी दिखाई थी। मार्शल लॉ क्या ही लगाएगा उस टाइम पे। सर टोटल कितने आर्टिकल हैं? टोटल 395 आर्टिकल हैं। अब उसके बीच बीच में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और उसमें बहुत सारे आर्टिकल नहीं भी हैं। ठीक है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। टैक्स कैसे देते हैं? टैक्स जैसे आप देते हैं। अरे टैक्स कैसे देते हैं? सरकार कानून बनाती है और टैक्स इंपोज करती है लोगों पे। ठीक है, तो वैसे टैक्स देते हैं। समझ में आया नहीं आया? रेट समझ में आया? ठीक है, सब समझ में आ गया। अब सुनो, हाँ, अब देखो हमारे बच्चे बता रहे हैं कि जो डीपीएसपी, अच्छा इसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताओ ये किसको निर्देश देते हैं? भारत को या भारतीय राज्यों को? बताओ फटाफट, इमीडिएटली कमेंट करो। भारत को या भारतीय राज्यों को? ये एकदम कक्षा 2-3 वाला सवाल है, एक भी बच्चा गलत नहीं करेगा। बताओ फटाफट। जनरल डायर के टाइम पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कहां था? कॉन्स्टिट्यूशन हमने बाद में बनाया बेटा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन होके भी क्या करता? हाँ पूछो ना, मेरा एक क्वेश्चन मत बोला करो, सीधा क्वेश्चन पूछा करो। बोलो फटाफट। भारतीय राज्यों को, भारतीय राज्यों को, इंडियन स्टेट को डीपीएसपी। डीपीएसपी किसको है? भारतीय राज्यों को या भारत को? बताओ फटाफट, जल्दी बताओ एकदम तुरंत। स्टेट को, स्टेट को। हाउ मेनी पाकिस्तान सोल्जर्स वर किल्ड? 10 प्रिजनर्स। अरे यार ये सब क्वेश्चन मत पूछा करो, युद्ध वगैरह जो चल रहा है ना टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, फिर मैं बह जाऊंगा भावनाओं में, फिर बताने लग जाऊंगा, फिर ये छूट जाएगा। देखो ठीक है, इंडिया स्टेट को, इंडियन स्टेट को देखो कितने चालाक है हमारे बच्चे। सर स्टेट्स को, सर स्टेट्स को, भारतीय स्टेट्स को। देखो कंफ्यूजन है, यही होता है कंफ्यूजन। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भारतीय राज्यों को, भारतीय राज्यों को कोई आदेश वादेश नहीं है। समझ में आया? भारत को है, भारत को। किसको है? डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब कि जो पॉलिसीज बनाएगी स्टेट। स्टेट मतलब राज्य, राज्य क्या है? अब आर्टिकल 36 कहता है, सबसे पहले सुनो, आर्टिकल 36 कहता है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 36, 36 क्या है? डीपीएसपी कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है कि स्टेट का मतलब वही होगा, क्या? स्टेट का मतलब वही होगा जो आर्टिकल 12 में है। स्टेट का मतलब वही होगा जो आर्टिकल 12 में है। तो आर्टिकल 12 में कौन कौन स्टेट थे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स मतलब भारतीय राज्य, मतलब दोनों गए। तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स और राज्य की विधानसभा, और बताओ लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज। 37A पर भी क्वेश्चन पूछा गया था सर। 371A पर, हाँ नागालैंड से संबंधित है 371 पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तुम इतना क्या टेंशन ले रहे हो?
71 ए ही क्यों पढ़ाएंगे, जी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। नागालैंड के बारे में, मिजोरम के बारे में स्पेशल शक्तियां जो है वो पढ़ाएंगे, मुझे पता है क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। देखो, तो ये कहां से इंस्पायर्ड है, पहली बात तो ये बोलना छोड़ दो कि ये लिया गया है कहीं से, कहीं से लिया हुआ नहीं गया है, बस उससे इंस्पायर्ड है। मैंने आपको पहले भी बोला, मोटिवेटेड है। तो आपको आयरलैंड में ऐसे कुछ डायरेक्शंस मिल जाते हैं जो स्टेट्स को दिए जाते हैं, समझ में आया। तो स्टेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेट का मतलब सिर्फ वही है जो आर्टिकल 12 में है, सिंपल लिखा गया है। अनुच्छेद 36 में ये सीधा सीधा लिखा गया है, यहाँ पर अनुच्छेद 36 में भी राज्य का मतलब वही होगा जो आर्टिकल भाग 3 के आर्टिकल 12 में, ठीक है। अब ये इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो एक एक्ट आया था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें संविधान में इससे ली गई हैं। तो डीपीएसपी में किसके समान है, वहां पे एक पॉइंट था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक्सेशन लिखा है यहां पे, ठीक है। एक्सेशन नहीं है, इसको इंस्ट्रक्शंस बोलो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के समान था, समझ में आया। अब देखो सुनो, जो अब अच्छा ये बताओ, अब सुनो, अब यहां पे जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था वो सारे ज्ञान यूज होंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अब सुनो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, भारत में सोशलिज्म किस टाइप का है। अब यहाँ पे राज्य का, अब ये किसके लिए पॉलिसी है, किसके लिए पॉलिसी बताओ, राज्य के लिए, राज्य के लिए पॉलिसी है। राज्य क्या करे, लोगों के भले के लिए काम करे। जब राज्य लोगों के भले के लिए काम करेगा तो वो सोशलिज्म हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया। तो वो जनरली सोशलिज्म, सोशलिस्ट प्रिंसिपल होता है। कौन से प्रिंसिपल होता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल होता है। तो डीपीएसपी में जनरली आपको तीन प्रिंसिपल, तीन सिद्धांत देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी सिद्धांत। दूसरा गांधीयन, गांधीयन या नेहरूवियन आप बोल सकते हो, या मैंने आपको समाजवाद के 4 तरीके बताए थे, कौन कौन से बताओ। गांधीयन तरीका बताया था, नेहरूवियन तरीका बताया था, फेबियन तरीका बताया था, और कौन सा तरीका बताया था, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बताया था। तो ये 4 तरीके बताए थे। तो ये गांधीयन और नेहरूवियन फिलोसफी से इंस्पायर्ड है, और क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर्ड है। इस बात का ध्यान रखना। करते हैं सरकार, मैंने बोला था ना इमोशनल नहीं होना है। एक बच्चा पूछ रहा है बड़े लोग टैक्स चोरी कैसे करते हैं। देखो, चोरों के पास ना सारे तरीके होते हैं, आइडियाज टू बी फॉलोड बाय स्टेट्स। अब ये क्या है कि ये राज्य द्वारा इसका क्या किया जाए, ध्यान से देखो, हिंदी में देख लो, राज्य द्वारा क्या किया जाए, इसका अनुसरण किया जाए। दूसरी बात, ये गैर परिवर्तनीय है, मतलब आप अगर ये लागू नहीं किया गवर्नमेंट ने तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। अब देखो, राज्य की मनमानी शक्ति पर सीमा, मतलब कि एक लिमिट लगाया है। ये पॉइंट नहीं समझना था, कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट कैसे लगाएगा, देखो यहां पे राज्य की मनमानी शक्ति पर सीमा, लिमिट इसलिए लगाया है कि अब इसको देखो फंडामेंटल राइट में रखा नहीं, इसको डीपीएस में रखा है, तो बिल्कुल लिमिटेड है, ठीक है। ये पॉइंट नहीं समझ में आता है तो दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर मत दो। यहाँ पे देखो, ये गैर परिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते आप इसके लिए। मतलब प्रस्तावना में बहुत सारी चीजें दी गई है ना, डिफरेंट टाइप्स की, जस्टिस, इक्वालिटी। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है डीपीएसपी भी लागू थोड़ी ना हुआ है। जब डीपीएसपी लागू हो जाएगा तो वो डीपीएसपी नहीं रहेगा, ठीक है। नैतिक दायित्व और कल्याणकारी राज्य का विचार, मतलब लोगों का भला करो, कल्याण करो। अब सुनो, इसमें ये जो मैंने लिखा है ना, ये मुझे लिखना ही नहीं था। मैं आपको सिर्फ कुछ सिद्धांत बताता हूं। मैं आपको बता दूं ये गार्डियन है, ये सोशलिज्म है, ये लिबरलिज्म है, और तुम यही रटते रहो जिंदगी भर, तो क्या फायदा बताओ, कोई फायदा ही नहीं। लेकिन मैं समझा देता हूं कि गार्डियन क्या है, सोशलिज्म क्या है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स क्या है। अगर मैं ये समझा दूं तो आपको आर्टिकल पढ़ते ही समझ में आ जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सोशलिज्म क्या समझाया था, अगर मान लो कोई काम लोगों के भले के लिए हो रहा है तो वो होगा सोशलिज्म। तो आप ध्यान देना, ध्यान देना कि जो भी आर्टिकल, जो भी अनुच्छेद आपको ऐसा लगे लोगों के भले के लिए काम हो रहा है तो वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। कौन सा, समाजवादी, कौन सा प्रिंसिपल है बताओ फटाफट, समाजवादी प्रिंसिपल है। नहीं लिखा है, मैंने सोचा हिंदी में लिखा होगा। वो कौन सा सिद्धांत है बताओ, समाजवादी सिद्धांत है, ठीक है। और सुनो, अब ये लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म नहीं, इसको लिबरल इंटेलेक्चुअल्स बोल सकते हो।
उस पर बाद में आता हूं, पहले ही देखो। अब ये गांधीवादी सिद्धांत है, गांधीयन फिलॉसफी। तो गांधी जी का सिद्धांत क्या था बताओ? सत्य, अहिंसा, लोगों का भला हो, जो जमीनी स्तर पे है। आप देखो, आप सुनोगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, मतलब कि जो एकदम ग्राउंड पे डेमोक्रेसी चाहते थे गांधी जी, तो बिल्कुल जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी चाहते थे, बिल्कुल संत आदमी थे। ठीक है, जैसे लीकर बैन वगैरह हो गया, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है। तो गांधीयन प्रिंसिपल बस इतना ही है, गांधी जी के बारे में आप जितना जानते हो, जो आपको समझ में आ जाए, वही गांधीयन प्रिंसिपल है। लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, जब आदमी के पास सब कुछ हो जाए, जब आदमी के पास सब कुछ हो जाए तब वो बात करेगा। सब कुछ मतलब जब आवश्यकता, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे बताओ इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई आर्टिकल, ठीक है आर्टिकल 21 में, 21A में है, लेकिन जुडिशरी ने दिया है, जुडिशरी ने सिद्धांत दिया है, ठीक है, कि क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। लेकिन बाकी चीजें, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है उसके लिए, मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए एक्ट है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि आदमी की जब बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी ना, तभी वो दूर की सोचेगा, तभी वो लिबरल और इंटेलेक्चुअल, तभी वो स्वतंत्रता पे दिमाग लगाएगा, ठीक है, तभी वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। हाँ, मैं ब्लैक यूज करता हूँ, ठीक है, ये समाजवादी मैंने लिखा है। अब सुनो, अब इसको लागू ना करने का रीजन, जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पे भारत इतना रिच तो था नहीं, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे ही भारत के पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, वैसे वैसे डीपीएसपी को लागू कर रहे हैं। सारे डीपीएसपी लागू करना मतलब एक साथ इतने सारे अधिकार दे दोगे लोगों को, तो भाई रिसोर्सेज भी तो चाहिए, ठीक है, तो इतने रिसोर्सेज थे नहीं, तो धीरे धीरे चीजों को लागू की गई जैसे जैसे रिसोर्सेज आते हैं। सर आर्टिकल 48 गांधीयन एंड लिबरलिज्म दोनों है, ठीक है, अभी सारे आर्टिकल देखेंगे, सारे याद भी करेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम याद करेंगे सारा का सारा। क्या है अकॉर्डिंग टू मास्लो, मैं नहीं जानता मास्लो वास्लो को, मास्लो तो वो है ना, वो एजुकेशन से रिलेटेड उसने ज्ञान दिया था, क्यों फालतू उसको बीच में ला रहे हो? लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो क्या रीजन था इसको लागू ना करने का बताओ? संसाधनों की कमी थी, जनता में जागरूकता की कमी थी, बताओ। मतलब भारत आजाद होते ही सबसे पहले हम पर्यावरण के लिए ही काम करने लग जाते, अरे गरीबी इतनी थी, ठीक है, ऐतिहासिक प्रभाव, विभाजन भी हुआ था, तो बहुत सारी चीजें थी। मतलब एक तरफ विभाजन हो रहा है, दूसरी तरफ यूसीसी लागू कर दोगे तो पॉसिबल नहीं है ना। और बहुत सारा एक बहुत बड़ा एक कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो इस बात का ध्यान रखना। ये यूसीसी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कहां से लिए गया है आपको पता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में, इस बात का ध्यान रखना। क्या यहां देखो, आपको ही कमेंट मत करो, देखो डीपीएसपी कहां से लिया गया बताओ, इंस्पायर्ड कहां से बताओ, आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट बताया था यूएसए से। ये नॉन इन्फोर्सेबल है, अगर ये लागू नहीं हुआ तो क्या आप न्यायपालिका में जा सकते हो इन्फोर्स कराने के लिए? नहीं जा सकते, ये इन्फोर्सेबल है, इसको लागू करना है, मतलब फंडामेंटल राइट को, इसको बोल रहा हूं तो मतलब और किसी को मत समझ लेना। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक और नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट्स, नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स, देखो उसमें सिविल राइट्स है ना फंडामेंटल राइट में, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, और भी बाकी चीजें। सिविल मतलब बताया था ना, सिविल राइट्स का मतलब क्या होता है? जो आपको सिविलाइज्ड होने की वजह से मिला है, सबसे पहली क्लास फंडामेंटल राइट्स की याद करो। जो आपके सभ्य होने की वजह से जो अधिकार आपको मिलते हैं उसको नागरिक अधिकार बोलते हैं। राजनीतिक अधिकार क्या होता है? पॉलिटिकल राइट्स, वोट देने का अधिकार। ये समूह केंद्रित है, इसमें है लोगों का भला हो, समाज का भला हो, किसका भला हो? समाज का भला हो। डीपीएसपी भाई समाजवाद का सिंपल, अगर मैं समाजवाद की परिभाषा देखो, लोग समाजवाद समाजवाद क्यों रोते रहते हैं? क्योंकि उनको समाजवाद पता ही नहीं, और पता भी हो तो कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं धर्म क्या है तो आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि धर्म की इतनी परिभाषाएं हैं कि पूछो ही मत, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मतलब ये नहीं जैसे 5,000 साल की सजा बोला था वैसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच में हजारों परिभाषाएं हैं किसकी? धर्म की। उसी तरीके से धर्म के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की परिभाषा है तो बताओ किसकी है? समाजवाद की। भाई मार्क्सिज्म में भी समाजवाद है, रसिया में भी समाजवाद है, कम्युनिस्ट भी समाजवाद है, भारत में मैंने खुद ही 4 टाइप के समाजवाद बता दिया। फेबियन समाजवाद इंग्लैंड का है, कैपिटलिस्टिक समाजवाद अमेरिका का है। आप बताओ कितने समाजवाद है? सुन माया। तो लेकिन समाजवाद का सिंपल सा, अगर एक लाइन में एक अक्षर में आपकी भाषा में समझाओ तो समाजवाद का मतलब यह है कि विश्व, मतलब कि ऐसा कुछ भी काम जो सोसाइटी से संबंधित हो, सोशल, क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट, मतलब जो सोसाइटी, जो समाज से रिलेटेड हो। वहीं लिबरल क्या होता है? लिबरल मतलब जो स्वतंत्र हो, व्यक्ति से संबंधित हो। अगर मैं बोलूं ये बॉटल ना, ये बॉटल, ये सबका अधिकार है इस पे, आप बताओ अगर सबका अधिकार है तो क्या मैं इसको घर ले जा सकता हूं? नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरा थोड़ी ना है, सबका है। लेकिन अगर ये मैं बोलूं कि मेरा है तो मैं स्वतंत्र हूं ना, मैं इसको घर ले जा सकता हूं।
समझ में आया? तो लिबरल और समाजवाद में क्या डिफरेंस है? बस यही डिफरेंस, और कुछ नहीं। तो ये व्यक्ति केंद्रित है। अधिकार अगर आपके हनन हो गए तो आप जाओगे कहां? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? ये समूह के लिए है। समझ में आया? तो ये राज्य लागू करेगी। राज्य और नैतिक और सकारात्मक दायित्व। ठीक है, अब इन ज्ञान पे मत आओ, अब आओ आगे देखते हैं। सुनो, ये सारे केसेस मैंने आपको पढ़ाए थे, पीपीटी में इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आप एक बार वापस से रिवाइज कर लो। ये केसेस किससे रिलेटेड थे? क्या बताया था वहां पे चंपकम तोराई राजन में? ये बताया था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कोई क्लैश होगा तो किसको ऊपर रखा जाएगा? फंडामेंटल राइट को। पहला ही केस था ये, ठीक है, चंपकम तोराई राजन। तो ऐसे ही बाकी केसेस भी मैंने इंक्लूड किए हैं। गोलकनाथ केस, ठीक है, गोलकनाथ केस में क्या क्या बोला गया है कि फंडामेंटल राइट को संशोधित ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैसे ही 25th कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, आप देख। अब ये कुछ संशोधन हुए थे तो आप ये देख लेना, मैं सारे बता रहा हूं। अभी एक बच्चा बोल रहा था डीपीएसपी लागू थोड़ी ना हुआ है, तो डीपीएसपी लागू भले नहीं हुआ है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए डिफरेंट बहुत सारे एक्ट लाए गए हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 48A है, अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट आए हैं, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट्स एक्ट आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखो, मान लो जैसे आर्टिकल 42 है, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट, मतलब कि किसी को मातृत्व लाभ मिले, एक प्रॉपर कंडीशन मिले उनको काम करने के लिए, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट तो 1961 में ही आ गया था, ठीक है, और उसको 2017 में वापस से क्या किया गया है? संशोधित किया गया है। सर जी, डीपीएसपी निगेटिव होता है? डीपीएसपी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। किसको बोला गया? राज्य को। राज्य को बोला गया कि ऐसा मत करो। फंडामेंटल राइट में यही तो है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी को परेशान नहीं करेगा। और डीपीएसपी में क्या है? डीपीएसपी में है कि ऐसा करे करे करे, राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा करेगा, लोगों की भलाई के लिए राज्य ऐसा करेगा, ठीक है, इन ह्यूमन कंडीशन से लोगों को निकालेगा, तो राज्य ऐसा करेगा। डीपीएसपी निगेटिव नहीं है बच्चे। ये बच्चा बोल रहा है डीपीएसपी निगेटिव है, नहीं, सिद्धांत समझो तब समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं। अब किसी को रोजगार देने के लिए देखो मनरेगा आया, फिर वैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट आया 2009 में, बताया था ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन के लिए 3-4 काम हुए, टोटल 4 काम हुए। पहला काम क्या हुआ बताओ? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड किया गया? आर्टिकल 21A ऐड किया गया। फिर डीपीएसपी ऐड की गई, आर्टिकल 45, अभी बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, आर्टिकल 45 ऐड किया गया। फिर क्या ऐड किया गया? एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। कौन सा? आर्टिकल 51A सब क्लॉज के सबसे लास्ट वाला के 11वें स्थान पे आता है ना, तो के। ठीक है, उसके बाद एक काम और किया गया, एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, उसमें है फ्री एंड कंपलसरी राइट, फ्री एंड कंपलसरी राइट। ठीक है, एक्ट फ्री एंड कंपलसरी राइट एक्ट आया 2009 में। सुनना है? तो उसमें बहुत सारी चीजें, एक बच्चा पूछ रहा था प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसा है, तो बताया था मैंने। देखो, तो वीमेन इंपावरमेंट के लिए क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया, इसको देखो 2017 में इसको अमेंड किया गया था। ठीक है, अमेंडेड कब? 2017 में इसको अमेंड किया गया। ठीक है, तो अमेंड करके यहाँ पे जो सबसे पहले 11 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी मैटरनिटी बेनिफिट, वो अब कितने वीक की कर दी गई है? 26 वीक्स की कर दी गई है। ठीक है, टोटल इतनी छुट्टियां मिलती हैं महिलाओं को, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वो प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद ले सकती हैं, या लास्ट के जो 3 मंथ पहले से वो ले सकती हैं बाद तक। ठीक है, इन्वायरमेंट के जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002, एनिमल ये प्रिवेंशन क्रुएलिटी टू ह्यूमन एक्ट, ये कितना 1960। तो ये सारी चीजें, ये एक्ट हैं जो डीपीएसपी को लागू करने के लिए लाया गया। मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताया था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया था वापस से ध्यान दो। जब मैंने बोला कि जब जो आपको फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, तो उसमें 6 से 14 साल के बच्चे हैं। कितने साल के बच्चे हैं? 6 से 14 साल के बच्चे। पहले वो 6 से 14, पहले ही डीपीएसपी में 0 से 14 थे। कितने थे? 0 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा।
मतलब शिक्षा और देखभाल का प्रावधान करेगा राज्य। राज्य के पास जैसे ही रिसोर्स आए, रिसोर्सेस की कमी है ना, भारत के पास खूब सारा पैसा है, सारे के सारे डीपीएसपी लागू कर देगा। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी लोगों की भलाई के लिए है। इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए है। अब हुआ क्या कि अब बताओ 0 से 6 साल इसी में रख दिया, 6 से 14 उसमें रख दिया। अब उसका रीजन मैंने बताया था ना आपको, रीजन क्या था बताओ, 0 से 6 क्यों नहीं किया फंडामेंटल राइट? 0 से 6 फंडामेंटल राइट इसलिए नहीं किया कि हर 500 मीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे चाइल्ड कैसे चाहिए, ठीक है, बहुत सारी नर्सेस चाहिए जो बच्चों की देखभाल करें। अब इतने छोटे छोटे बच्चों को जो 1 महीने का है, 2 महीने का है, जीरो बोल रहा हूँ, 0 से 6 साल, तो भाई 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का बच्चा या 1 साल का बच्चा 10 किलोमीटर दूर थोड़ी ना जाएगा, 2 किलोमीटर दूर थोड़ी ना जाएगा। चलो 6 साल का बच्चा जा सकता है 1 किलोमीटर दूर, बट एक साल का बच्चा तो नहीं जाएगा, 6 महीने का बच्चा तो नहीं जाएगा ना, उसको वहां पहुंचाना फिर वहां से ले आना। समझ रहे हो ना? तो इसलिए अभी अभी कहां रखा गया है इसको, डीपीएसपी में। जब राज्य इतना योग्य हो जाएगा वापस से, अगर भारत सरकार इतनी योग्य हो जाए, इतना पैसा आ जाए राज्य के पास, तो करेगा, सिंपल सी बात है। समझ में आया? ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था डीपीएसपी निगेटिव है क्या, तो इस बात का ध्यान रखना, डीपीएसपी निगेटिव नहीं है, फंडामेंटल राइट निगेटिव है। लेकिन वही चीज लागू होगी। मैं फिर से बोलूं कि सारे फंडामेंटल नकारात्मक हैं तो गलत है, ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स नकारात्मक हैं, सही है, बताया था ना। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब सुनो, ये कहानी है, बताओ कैसे याद होगा। फंडामेंटल राइट, सॉरी, फंडामेंटल राइट याद ही हो गया होगा, डीपीएसपी है, ये याद करना है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिंपल सा मतलब है कि ये डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस मतलब निर्देश दिए गए हैं किसको, स्टेट्स को, राज्य को। राज्य कौन? जो आर्टिकल 12 में उल्लिखित है, उसमें भारत सरकार भी आएगी और भारत के जो राज्य हैं उनकी सरकार भी आएगी, लोकल अथॉरिटीज भी आएंगे और अदर अथॉरिटीज भी आएंगे। इन सबको निर्देश दिया गया है कि तुम लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करोगे। तो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब डायरेक्शंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है। समझ में आया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि ऐसा करो। अच्छा, मम्मी बोल रही है 1 साल का बच्चा नहीं जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो फिर महिलाएं जॉब कैसे करेंगी? ये याद करना बिल्कुल आसान है। देखो, 2 आर्टिकल तो याद कर लो। पहला कौन सा? मैंने बोला पहला आपको याद करवा ही दिया, याद क्या करना है। आर्टिकल 36 में वही परिभाषा दी गई है जो आर्टिकल 12 में है। 37 में क्या है? 37 में कुछ नहीं है। 37 में भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि डीपीएसपी लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। तो क्या लिखा गया है? सेम चीज लिखी गई है कि डीपीएसपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हो आप इसको लागू करवाने के लिए। समझ में आया? बस इतना ही याद करना है, ठीक है। अब याद करना है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब बहुत ध्यान से पूरा दिमाग यहां पे लगाना। मेरा कोई भी बच्चा गुस्सा नहीं होगा कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के फिर पॉसिबल नहीं है याद कराना चीजें। ये आर्टिकल वार्टिकल छोड़ो, मैं यहाँ पे सिर्फ 36 लिख रहा हूँ। इसमें क्या दिया गया बताओ? डेफिनेशन दिया गया है। किसकी परिभाषा बताओ? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य कौन है? जो जिसको निर्देश दिए गए हैं, जो आप बोल रहे हो, जो आप बता रहे हो भारत को निर्देश है या फिर राज्य को निर्देश है, किसको निर्देश है? स्टेट को। ये कौन सा स्टेट है? आर्टिकल 12 वाला। 37 में क्या कहा गया है? ध्यान से देखो। 37 में क्या कहा गया है? एकदम सिंपल देखो। 37 में क्या बोला गया बताओ? नॉन जस्टिसिएबल। क्या है? नॉन जस्टिसिएबल मतलब आप इसको लागू करवाने के लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। एक बच्चे ने बोला था ये निगेटिव है, तो ये लिख लो कि डीपीएसपी क्या है? पॉजिटिव इन नेचर। क्या है बताओ? पॉजिटिव इन नेचर। किसी किताब में अगर लिखा है कि निगेटिव है तो उस किताब को किनारे रख देना, ठीक है। आर्टिकल 38 क्या कहता है? 39 ये कहता है कि ठीक है, ये अब देखो 38 ही सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। अब इसमें तीनों सभी टाइप के प्रिंसिपल्स बताए हैं, मैंने आपको सिद्धांत पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो 38 क्या कहता है? 2-3 चीजें कहता है कि पहली बात तो इस स्टेट शैल इंश्योर,
एक तो क्या करेगा, इंश्योर वेलफेयरिज्म। वेलफेयरिज्म मतलब लोगों का भला देखेगी। दूसरा पॉइंट इसमें है बच्चे, बहुत ध्यान से देखना पूरा का पूरा आर्टिकल। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, यह है कि रिड्यूस, सॉरी, इनइक्वालिटी को। अब इनइक्वालिटी इसमें दो टाइप का, देखो इसकी लैंग्वेज देखो आप, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। मतलब इतना भी ध्यान से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन देखो अब इसमें इनइक्वालिटी को एक में बोल रहा है कि रिड्यूस करना है, मतलब कि असमानता को एक कम करना है, दूसरा क्या करना है, खत्म करना है। मतलब संविधान ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, सारी चीजें सोच समझ के, कितनी सोच समझ के लिखी गई बताओ। अब देखो ध्यान से, यहां पे रिड्यूस क्या करेंगे, कौन सी इनइक्वालिटी रिड्यूस करेंगे, इकोनॉमिक, ठीक है। और कौन सी इनइक्वालिटी खत्म ही कर देंगे, बताओ, स्टेटस का। मतलब जो भेदभाव है, मतलब ऐसी इनइक्वालिटी, ऐसी समानता जो भेदभाव वाली है, जो स्टेटस वाली है, उसको तो खत्म ही कर दो। और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक मतलब पैसा, धन, ठीक है, मुद्रा, तो ये वाली इनइक्वालिटी को क्या करना है बताओ, बोलो फटाफट। इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, एकदम उसको कम कर दो। ये तीनों याद हो गए कि नहीं, बस यही है, ये तीन याद हो गए। अब देखो 39, आपको पहले ही बताया था 39, आर्टिकल 39 क्या बताया था, एकदम सिंपल है। आर्टिकल 39 ए बी सी, यहां पे डी, ठीक है, और ई। अब सुनो यहां पे क्या है, सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि यहां पे लिविंग वेज एडिक्वेट, मतलब लोगों को एटलीस्ट इतना मजदूरी तो मिले कि वो खा सके, समझ में आया, लिविंग वेज का प्रावधान है, तो एटलीस्ट इतनी मजदूरी मिले कि वो खा सके, उनकी जीवनचर्या चल सके, ठीक है। अब सुनो, जो 39 का बी है, बी और सी मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, तो बी और सी में क्या बताया था बताओ, ठीक है, नो, यहां पे बताया था, मैंने आपको बताया था ना, जो 39 आर्टिकल 39 बी और सी है, आर्टिकल 39 बी और सी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर राज्य कोई प्रावधान बनाता है, तो वो आर्टिकल 14 और 19 को क्या कर सकता है, वायलेट कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इस बात का ध्यान रखना। और यहां पे है नो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब किसी एक ही पर्सन को सारा का सारा संपत्ति नहीं दे देगा राज्य, ठीक है। और यहां पे है नो कंसेंट्रेशन ऑफ, ठीक है। और यहां पे क्या है, तो ये हो गया नो इक्वल ट्रेशन। अब यहां पे देखो, यहां पे इक्वल पे फॉर, मैं आपको याद करा रहा हूं, कैसे याद करना है बता रहा हूं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बहुत आसान है, बता रहा हूं, ठीक है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो गया। और यहां पे हेल्थी कंडीशन में, वर्क इन हेल्थी कंडीशन, ठीक है। और यहां पे है बच्चों, मतलब चाइल्ड और यूथ के लिए, मतलब चिल्ड्रन, ये याद कैसे होंगी बता रहा हूं। नो एक्सप्लाइटेटिव इन्वायरमेंट, मतलब बच्चों और जो यूथ है, युवा है, उनको ऐसा नहीं कि आप क्या करेंगे बताओ, ठीक है। अब सुनो,
तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है। बोलोगे सर याद होगा ही नहीं, तो याद कैसे रखेंगे? पहला तो याद होना चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, ये 36 37 तो आपको पहले ही याद हो गया। 38 जब मैंने बोला कि पूरा का पूरा डीपीएसपी ही किस नेचर का है, सोशलिज्म नेचर का है। क्या किस नेचर का है? सोशलिज्म। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोला है कि इनइक्वालिटी को खत्म करो, मतलब असमानता को खत्म करो, ठीक है, और लोगों के वेलफेयरिज्म पे ध्यान दो, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 39 तो आपको बताया ही था। आर्टिकल 39 में सिर्फ ये दो, आर्टिकल 39 बी और सी तो बताया था कि वेल्थ का एक ही जगह पे एक्यूमुलेशन ना हो जाए, तो सभी लोगों को समान मात्रा में संपत्ति मिले, रिसोर्सेज मिले, जो माइंस है, ठीक है, जो सरकारी चीजें हैं, ठीक है, खदाने हैं, तो उनपे सभी लोगों का अधिकार हो, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और ऐसा भी ना हो कि किसी एक लोग के पास पैसा आ जाए, नो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो बी और सी तो याद ही कर लो, ठीक है। अगर ये चीजें याद हो जाती हैं कि लोगों को क्या हो, ये सारे एक ही नेचर के हैं, एक ही नेचर का है, लोगों को भला करना। आर्टिकल 39 38 और 39, तो इसमें क्या है, लोगों को एडुकेट लिविंग वेज मिले। मतलब आप कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसको एटलीस्ट सरकार ऐसा प्रावधान बनाएगी, मतलब राज्य ऐसा प्रावधान बनाएगी कि उसको एटलीस्ट इतना पैसा तो मिल ही जाए कि उसके जीने के लिए वो सुटेबल हो, एडुकेट हो, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इसी में है। तो इसका 39 का सब क्लॉज डी कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वीमेन एंड मैन के लिए। ऐसा नहीं कि महिला है तो उसको कम मजदूरी मिलेगी या उसको कम पे किया जाएगा, पुरुष है तो अलग। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वर्क इन हेल्दी कंडीशन, मान लो अब इसमें कहा गया है कि जो राज्य है, अब देखो इसमें काम से ही मतलब है कि नहीं, यहां भी काम कर रहा है कोई पर्सन, यहां काम कर रहा है, काम करने के बाद उसको क्या मिल रहा है, लिविंग वेज, यहां भी काम कर रहा है। बी और सी भूल जाओ, बी और सी तो पहले ही बताया था, यहां भी काम कर रहा है। अगर मैन और वीमेन काम करेगा तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा। उसके बाद फिर क्या बोल रहा हूं मैं, कि कोई अगर काम करेगा ना तो काम के टाइम पे कैसी कंडीशन होगी, हेल्दी कंडीशन होगी, हेल्दी इन्वायरमेंट होगा। और चिल्ड्रन और यूथ को ऐसा किसी काम में झोंका नहीं जाएगा, डाला नहीं जाएगा जिससे कि उनका शोषण हो। तो इस बात का ध्यान रखना, एकदम सिंपल है, ठीक है। 39A क्या है, 39A एकदम एकदम आसान है। 39A क्या है बताओ, लीगल एड, फ्री लीगल एड, मतलब ऐसा कोई काम स्टेट ऐसा इंश्योर करेगा कि सबको जस्टिस मिले। क्या मिले, सबको जस्टिस मिले। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो अपना लॉयर ही नहीं कर सकता, तो उसको लीगल एड प्रोवाइड करेगा राज्य। 40 क्या है, एकदम सिंपल समझो, देखो 40 हो गया, 50 हो गया, ये सारी चीजें तो आप जान ही लो। तो 40 क्या है, आर्टिकल 40 क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। 40 क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। तो 40 तो ऐसे ही याद कर लो, पंचायती राज से संबंधित। 41 में तीन चीजें हैं, एक तो क्या है बताओ, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस। अब राइट टू एजुकेशन वो नहीं 0 से 6 वाला, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, एक बार देखोगे वीडियोस तो याद हो जाएंगे। बताओ 39 में क्या था, मतलब वो टोटल 6 चीजें, ठीक है। लिविंग वेज था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था, फिर नो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ था, ठीक है। फिर उसके बाद था इक्वल पे फॉर इक्वल, और फिर नो एक्सप्लॉइटेशन, मतलब गुड हेल्थ होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या था कि नो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन। और यहाँ पे 39A क्या था, लीगल एड है। 40 क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 42 मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, ठीक है, महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो ये याद कर लो। 43 एकदम सिंपल है। 43A 43B ये काम को लेकर है, ये भी काम को लेकर है। अब इसमें काम को लेकर क्या है कि लिविंग वेज, बताओ 39 में भी लिविंग वेज की बात थी, तो लगभग एकदम 39 वाली बात है, वहां भी काम को लेकर था, यहां भी काम को लेकर। तो लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ किसके लिए बताओ, वर्कर्स के लिए। दूसरी बात देखो, वर्कर्स के लिए लिविंग वेज, एडिक्वेट लिविंग वेज। फिर उसके बाद 43A 43A क्या है, कुछ नहीं है। पहले तो लिविंग वेज की बात किया, फिर काम में ही जैसे मान लो कंपनीज है, तो कंपनीज में जो मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स क्या होते हैं, मैनेजर्स के नीचे होते हैं। तो मैनेजरल वर्क में वर्कर्स पार्टिसिपेशन हो चाहिए, मतलब जो वर्कर्स हैं उनको मैनेजर लेवल पे जाने के लिए ऐसा राज्य प्रावधान बनाएगी। फिर एकदम सेम है, मैनेजर लेवल पे पहुंच गए, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुद के बिजनेस ये करेंगे, तो 43 भी ये है। मतलब 43 वाला तो एकदम सिंपल है। 43 में क्या है, सबसे पहले लिविंग वेज है, पहला लिविंग वेज है। दूसरा क्या है, मैनेजरल वर्क में
पार्टिसिपेशन है, किसकी पार्टिसिपेशन? जो वर्कर्स है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन के कार्यों में लोगों का मैनेजमेंट। और उसके बाद 43B क्या है? उसमें एकदम सिंपल है, क्या कि अब मैनेजर लेवल तक पहुंच गया, अब वो करेगा कोऑपरेटिव, अपना खुद का बिजनेस तैयार करेगा। काफी लोग मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बताया था ना कैसे काम करते हैं, तो काफी लोग मिलकर क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। यही तो बताया मैंने आपको, समारोह न्याय, ये मुफ्त ग्राम पंचायत। 40 तो याद कर लो, गांधीयन प्रिंसिपल है। 40 क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल है, याद कर लो, पंचायती राज। ठीक है, 41 में 3 चीजें हैं, कुछ नहीं है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, लोगों की सहायता। ठीक है, 41 याद कर लो। 41 शायद थोड़ा सा टाइम लगे। 42 तो मैं आपको कब से बता रहा हूं, मैटरनिटी बेनिफिट है। ठीक है, एक ह्यूमन कंडीशन में वर्क करना और मैटरनिटी रिलीफ, ये कहां पे है? 42 में। मतलब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इसीलिए बना, इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए। फिर 43 पे आओ, आर्टिकल 39 और 43, ये किसकी बात कर रहे हैं? काम करने की। अब यहां पे कौन सी काम? किसी कंपनी में काम कर रहा है अगर मान लो कोई पर्सन, तो पहला काम क्या करेगा? अब 3 स्टेप पे काम करेगा। 43 में पहले काम करेगा, फिर 43A में, फिर 43B में। 43 में क्या काम करेगा बताओ? 43 में क्या करेगा? लिविंग, मतलब कि ऐसा काम करेगा जिसके लिए उसको लिविंग वेज, प्रॉपर लिविंग वेज मिले और फुल इंजॉयमेंट हो। उसमें लिखा गया है, आप संविधान वाला जब आर्टिकल खोलोगे ना, उसमें लिखा गया है कि एकदम फुल्ली इंजॉयमेंट करके वो काम करे। ठीक है, फुल इंजॉयमेंट भी नहीं लिखा है, फुल इंजॉयमेंट लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है 43A में कि जो वर्कर्स है उसको मैनेजरल रोल, मतलब मैनेजर के, जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी में, मैनेजर्स के पद दिए जाए उसको। ठीक है, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजरल रोल्स। ठीक है, जब मैनेजर बन गया, थोड़ा और आगे बढ़ गया, तो फिर लोगों को साथ लेके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया गया, एकदम सिंपल। अब देखो, अब और सिंपल आ गया। अच्छा बताओ, ये 4 है, ये 4 है, दोनों समान है ना? तो यहां पे समान नागरिक संहिता, दोनों समान है, 4 और 4 समान है, जिसको ऐसे याद कर लो, क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता, हिंदी में देखो। ठीक है, क्या है? समान। अब देखो 4 और 4 समान है, मतलब 44 को ऐसे याद कर लो, 4 और 4 समान है, तो ये आएगा समान नागरिक संहिता। ये याद करवाना इसलिए जरूरी है कि इससे ही डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 तो मैं कितनी टाइम्स बता रहा हूं, आर्टिकल 21A जब भी बताया था तभी से 45 45 45 चिल्ला रहा हूं। तो आर्टिकल 45 में क्या है? 0 से 6 साल के बच्चों के लिए क्या करेगा? शिक्षा का प्रावधान नहीं लिखा गया है, मतलब शिक्षा और देखभाल दोनों लिखा गया है। समझ में आया? क्योंकि 0 मतलब 1 महीने का बच्चा पढ़ेगा। अब देखो, आर्टिकल 46 तो आप ऐसे याद कर लो कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन आया था वो आर्टिकल 46 को ही लागू करने के लिए आया था। तो आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है कि एजुकेशनली और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के उत्थान के लिए राज्य काम करेगा, लेकिन विशेषकर एससी और एसटी के लिए भी। लेकिन सिर्फ एससी एसटी के लिए नहीं है, दोनों के लिए है, एजुकेशनली बैकवर्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, प्लस एससी एसटी के उत्थान के लिए राज्य काम करेगा। तो आर्टिकल 46 को ही इंप्लीमेंट करने के लिए एकदम सही है, ये कोई याद कराने का तरीका नहीं, यही सही है। समझ में आई बात? तो आर्टिकल 46 ऐसे याद हो गया, 45 पहले ही याद था, इतने टाइम से बोल रहे हैं। 47 याद करो, कैसे करो? एकदम सिंपल है। 47 तो ऐसे याद कर लो, AK-47 क्या करेगा? आपके हेल्थ को खराब कर देगा। ठीक है, या आप AK-47 लेके किसी और के हेल्थ को खराब कर दोगे। ठीक है, तो हेल्थ से याद रखो कि 47 में कुछ नहीं है, स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है, मतलब गुड न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन, लोगों को क्या मिले? उचित पोषण मिले, प्लस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जो है, जैसे लिकर हो गया और नशीले जो पदार्थ हैं, दवाओं के अलावा और कहीं यूज ना हो सके। ये भी गांधी प्रिंसिपल। बताओ, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो लीकर वगैरह तो बैन ही करवा देंगे। तो जो लीकर बैन है वो इसी में आएगा। अब देखो, मेडिसिन है, मतलब अगर कोई एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम है, तो वो स्टेट उस पर कानून बनाएगी। लेकिन अगर मेडिकल दवाओं से संबंधित अगर कोई चीज है तो राज्य सूची में आता है, राज्य उस पर कानून बनाता है। समझ में आया? इसलिए देखो, राज्य अलग अलग राज्य क्या करते हैं? लीकर बैन कर देते हैं, तो वो राज्य बनाएगा। तो पोषण स्तर में सुधार, मैंने क्या बोला? AK-47 स्वास्थ्य को डैमेज कर सकता है, तो इस बात से याद कर लो कि 47 क्या है। 48 क्या पढ़ते हैं? इसको 48 पढ़ते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। एकदम शॉर्ट ट्रिक, मतलब याद कराने के लिए आपको बता रहा हूं। तो 48 क्या होता है? आपको पता है, बैल, पता बैल, उस वैसे ही सांड होता है, तो अड़ियल सांड होता है, जो मोटा सा होता है, लड़ाई करता है सबसे। 48 से अड़ियल सांड याद रखना, और ये याद रखना, ठीक है, याद कराने का तरीका है। तो ये याद रखना कि
सांड किससे रिलेटेड होता है? एग्रीकल्चर से। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से कैसे रिलेटेड? मतलब एक तो साइंटिफिक खेती के लिए जो राज्य है वो साइंटिफिक खेती के लिए प्रावधान करेगा, मतलब वैज्ञानिक कृषि के लिए प्रावधान करेगा। और क्या प्रावधान करेगा? सीड्स, मतलब जो बीज होंगे, जो खेतों में बोए जाते हैं बीज, उनके प्रिजर्वेशन को भी ध्यान में रखेगा, उसको संरक्षित करके रखेगा और उन्नत किस्म के बीजों के संशोधन के लिए प्रावधान बनाएगा। ठीक है, ऐसी व्यवस्था करेगा। अब एकदम 48 से ही रिलेटेड 48A है। अब यहाँ सांड है तो वहां इन्वायरमेंट होगा, जब कृषि अच्छी हो जाएगी तो इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, तो वहां पे इन्वायरमेंट है। 48 में क्या है कि प्रॉपर इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करने के लिए राज्य प्रावधान बनाएगा, और उसके लिए मैंने आपको बताया ही कई प्रावधान बन गए। ठीक है, तो 48 में क्या है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, अब सुनो, अब 49 कुछ है ही नहीं। जब ये सारे काम कर ही लोगे तो 49 में क्या है, आप फोर्थ से याद कर लो, करना है तो 49 वैसे भी याद आप ये रखो कि जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ पे जो मोन्यूमेंट्स है, जो स्मारक हैं, इनकी राज्य क्या करेगी? इनकी सुरक्षा का प्रावधान बनाएगा। जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, मतलब जो पुराने कल्चर से या प्राचीन मंदिर हो गए, ठीक है, प्राचीन स्थल हो गए, तो इनकी सुरक्षा का प्रावधान बनाएगा राज्य। ठीक है, 50 तो ऐसे याद कर लो 50-50। क्या? 50-50। 50-50 का मतलब होता है आधा आधा। आधा आधा मतलब बांटेगा। क्या बांटेगा? जुडिशरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, मेरे ख्याल से यूपीएससी के हर एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम बचा ही नहीं जिसमें ना पूछा गया हो। क्या पूछा गया है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव। न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव। ठीक है, समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों में तो न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना, मतलब इनका अलगाव। 51 एकदम लास्ट है, तो आप समझो जब सारे काम हो जाएंगे तो कौन सा काम करोगे बताओ? सारे काम आपने कर लिए, फिर आप पूरी दुनिया के भलाई के बारे में सोचोगे। तो 51 क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। अब इसमें टोटल 4 चीजें हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, इंटरनेशनल जो लॉज हैं, ट्रीटीज हैं, उनका सम्मान करना। ठीक है, मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको शांत करवाना। ठीक है, तो ये काम है, बस इतना ही है। देखो बस इतना ही याद करना है, अब इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ये आपको खुद ही पता है, बताओ, खुद ही पता होगा कि किसमें महिलाओं के लिए काम है, किसमें पुरुषों के लिए है। ये तो मैंने आपको बता दिया, पंचायत है। ये SC ST, सिर्फ SC ST नहीं, मैंने क्या बताया? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी। कौन है? तो इकोनॉमिक, बताओ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी पंचायत। ये मैंने आपको बता दिया, ओल्डर पीपल के लिए 41 है। ठीक है, ये दिव्यांग चिल्ड्रन, ये सब मैंने ऐसे ही दे दिया है कि आप देख लेना। 48 में इन्वायरमेंट आपको कैसे नहीं पता होगा, मुझे बताओ। इन्वायरमेंट तो है 48 में, वैसे क्या है? कृषि है। 48A में इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर ऐसा पूछ लीजिए ना, 48 जो पार्ट्स होते हैं किसी का, जैसे ABCD लग जाता है ना, तो वो उसी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, अब बताओ क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये इतनी चीजें याद हो गई। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट है? हाँ, DPSP तो मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा, आप मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी को कोई आर्टिकल याद ना आ रहा है तो बता दो, मैं याद करवाने की कोशिश करता हूं। यहां तक कोई डाउट है? आज की क्लास पक्का बोरिंग रही होगी। पूछो क्यों? क्योंकि याद करना है ना। और सुनो, आज के बाद, मतलब आज जो क्लास हो रही है इसके बाद आपको कभी याद नहीं करना। पूछो क्यों? क्या प्रेसिडेंट में क्या याद रखोगे? पार्लियामेंट में क्या याद रखोगे? कुछ नहीं याद करना। वहां तो समझना है कि चुनाव कैसे होता है। ठीक है, आर्टिकल वार्टिकल कोई याद नहीं करना। जो भी आर्टिकल याद करने हैं वो कहां तक याद करना है? 51A तक। ठीक है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज याद करनी है। पूछो क्यों? लगातार क्वेश्चन पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज से। ठीक है, किसी को कुछ याद ना आ रहा हो तो पूछ लो, पूछो फटाफट। ये बच्चा पूछ रहा है कि कितने एक्टिव हैं DPSP। ऐसा कुछ नहीं है कितने एक्टिव हैं। DPSP को लागू करने के लिए बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी मंत्रालय बना दिया गया है। किसी के लिए रूल्स बनाए गए हैं, किसी के लिए एक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गलत मत करना इस बार, पक्का गलत मत करना। अगर मैं ऐसा एक क्वेश्चन पूछूं एकदम सिंपल सा,
एक साधारण सा क्वेश्चन है कि डीपीएसपी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जो जो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। वापस से सुनो, निम्नलिखित में बता रहा हूं ऑप्शन क्या क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी समिति है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी समिति है जो भारत सरकार द्वारा गठित और मूल कर्तव्यों से संबंधित है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। ऑप्शन दे रहा हूं। पहली है स्वर्ण समिति, दूसरी है जस्टिस वर्मा कमेटी, तीसरी है एलन झा कमेटी, ठीक है, और चौथी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ फटाफट, तुरंत बताओ, टाइम नहीं, बताओ। और यहां देखो ध्यान से, इस बात को देखो, बच्चे बता रहे हैं स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह, देखो सबका स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह। ऑप्शन हाँ, एक बच्चा ऑप्शन डी बता रहा है, बच्चे हमारे समझदार हो गए। एक बच्चा ऑप्शन 3 बता रहा है, मुझे ऑप्शन 3 भी याद नहीं है। स्वर्ण सिंह कमेटी, सारे बच्चे बता रहे हैं लगभग लोग स्वर्ण सिंह कमेटी। एक बच्चा बता रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बच्चा समझदार होगा कि मैंने पूछा है तो, लेकिन इस बार मैंने भी समझदारी से काम लिया है। सर जी शॉर्ट नोट्स दे दीजिएगा आर्टिकल्स के। हाँ, आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स दे दूंगा। सारे बच्चे लगभग स्वर्ण सिंह कमेटी बता रहे हैं। एग्जाम में आएगा ना तो स्वर्ण सिंह समिति मारोगे, लेकिन मैंने ध्यान से सुनो, नॉन ऑफ दिस वीज नहीं है, सुनो ध्यान से। जो स्वर्ण सिंह समिति है ना, वो कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित की गई। मैंने क्या बोला था प्रश्न में, मैंने बोला था कि भारत सरकार द्वारा गठित कौन सी ऐसी समिति है जो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। समझ में आया, आया 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 कि नहीं आया? स्वर्ण सिंह कमेटी किसके द्वारा गठित की गई थी? कांग्रेस सरकार द्वारा। समझ में आया? अगर ऐसा दे दिया जाए कि निम्नलिखित में कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तब स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत सरकार द्वारा गठित मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तब स्वर्ण सिंह कमेटी नहीं हो, क्योंकि भारत सरकार द्वारा गठित नहीं की गई थी। किसके द्वारा गठित की गई थी? कांग्रेस पार्टी द्वारा। पहले तो ये याद रखो। दूसरी बात ये कि एक जस्टिस वर्मा कमेटी थी जिसको बनाया गया था, जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज पे अपने रिकमेंडेशंस दी है, तो वो मैंने आपको उसमें दिया था, तो जस्टिस वर्मा कमेटी होगा, ठीक है। ऑप्शन में मैंने पक्का दिया होगा। अब सुनो, तो जो 51A, ठीक है, ये जो पार्ट है, पार्ट का नाम क्या है? 41A, मतलब 4A। और इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद का नाम क्या है बताओ? 51A। 51 लिख के बताओ। हाँ लिखा है ना ऑलरेडी ये। तो ये अनुच्छेद ऐड हुआ इसमें। अब ये अनुच्छेद ऐड हुआ, उसके बाद इसमें कुछ ड्यूटीज ऐड की गई। मतलब ऐसा, गांधी जी क्या कहते हैं कि अगर सभी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का ध्यान हो जाए, ठीक है, सभी व्यक्ति को अगर अपने कर्तव्यों का ध्यान हो जाए तो अधिकार उससे दूर नहीं रहेंगे। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, ये आ भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैंने लिखा तो है कि ठीक है, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया, मतलब प्रेरित है। और अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखो आप, तो जापान का जो संविधान है वहां भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। अब सुनो, अब इसमें लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, अब ये याद कैसे करना है? एकदम सिंपल है, इससे आसान कुछ है ही नहीं याद करना। डीपीएसपी से भी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज याद करना, क्योंकि डीपीएसपी से तो मान लो चलो ठीक है, सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं, चीजें पूछ ली जाती है, फंडामेंटल ड्यूटीज से कुछ नहीं पूछा जाता। 3 फंडामेंटल ड्यूटीज डाल देंगे और एक डाल देंगे डीपीएसपी का कोई पार्ट या कोई और आर्टिकल, और पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन, तो इस बात का ध्यान रखना। तो 51A में लोगों के कुछ कर्तव्य बताए गए। लोगों के क्या कर्तव्य है? राज्य ने खूब काम किया, फंडामेंटल राइट्स बनाए, लोगों को दिया, और राज्य बहुत सारे कर्तव्य करेगा। डीपीएसपी में भी राज्य ही काम करेगा, लेकिन लोगों के लिए भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए, तो लोगों के लिए भी कर्तव्य बनाए। तो टोटल कितने कर्तव्य हैं? 11। स्टार्टिंग में कितने थे बताओ? स्टार्टिंग में कितने थे? 10 थे, ठीक है। इसको जब ऐड किया गया, क्या ये मूल संविधान का भाग है? मूल संविधान का भाग नहीं है, इसको बाद में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया बताओ? 42वें संविधान संशोधन 1976 से ऐड किया गया, ठीक है। पहले याद कर लेते हैं। तो जो आर्टिकल 1 है, इसमें क्या है? तो A4 होता है एवाइड। ए का मतलब क्या होता है? ये याद करवा रहा हूं मैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आज के बाद आर्टिकल याद करना ही नहीं है। तो अबाइड, अबाइड क्या करो? आप कानून पालन करो, क्या? ठीक है, संविधान का। किसका? संविधान के आदर्शों का।
संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का, गान का। अब इसमें राष्ट्र गीत नहीं है। ए फॉर मतलब अबाइड, अबाइड का मतलब पालन करना है, किसका बताओ, संविधान का, संविधान के आदर्शों का, राष्ट्रगान का और राष्ट्रीय ध्वज का। राष्ट्र गीत नहीं है, इस बात का याद रखना। समझ में आया? ऐसे हटाएगा, ऐसा मतलब ऐसे काम नहीं करेगा यूपीएससी, लेकिन फिर भी याद रखना राष्ट्रगीत नहीं है। तो ए फॉर होता है अवॉइड, पालन करें आप। बी फॉर क्या होता है, ठीक है, बी से आप सुभाष चंद्र बोस को याद रख लो, ठीक है, भगत सिंह जी को याद रख लो। जिसमें है कि टू चेरिश, ठीक है, उसको इंजॉयमेंट करें। कहने का मतलब स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय जो आंदोलन है, फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल। तो बी से याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी को, भगत सिंह जी को, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनके प्रति हम क्या करें, मतलब ऐसा कोई भी काम जो हमारे राष्ट्रीय हित के हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, देखो ध्यान से, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनके अनुसार काम करें। मतलब इंग्लिश में देखो आप कि टू चेरिश एंड फॉलो। बी का मतलब क्या है, आप नेशनल स्ट्रगल याद रखना। टू चेरिश एंड फॉलो क्या, द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड ऑन नेशनल स्ट्रगल। तो ए से क्या है, अबाइड। अबाइड मतलब बताओ, पालन करें, किसका, किस चीज का पालन करें बताओ, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, ठीक है, भारतीय संविधान का और उसमें उसमें उल्लिखित आदर्शों का, ठीक है, और नेशनल एंथम का, ठीक है। और बी से क्या मैंने बताया कि बोस और भगत सिंह जी को याद रख लो कि जो मतलब ऐसी भावनाओं को संजो रखें जो फ्रीडम स्ट्रगल को क्या करे, प्रेरित करे, ठीक है, राष्ट्रीय स्ट्रगल। सी से सोवरेनिटी नहीं होता, ठीक है, एस से होता है, लेकिन सी से सोवरेनिटी याद रखो। तो सी में कुछ नहीं है, इसमें है कि अपहोल्ड, क्या है बताओ, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट क्या, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ये याद रखना है आपको, मतलब प्रीएम्बल से लिया गया है, ठीक है। डी से तो डिफेंड ही होता है, तो आप कंट्री को डिफेंड करने के लिए, मतलब कि टू डिफेंड द कंट्री, व्हेन डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब आपको बुलाया जाए तो आप कंट्री को डिफेंड करें, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है आप गांधी जी को सही मानते हैं, मेरे मानने से क्या ही होता है, आप मानते हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि आप गांधी जी को हो सकता है अभी ना मानो, लेकिन कभी तो मानो। टू प्रमोट हार्मोनी, अब देखो यहाँ पे ई, ई फॉर क्या होता है, इक्वलिटी की भावना लाएं, तो कुछ नहीं है इसमें, ई वाले में क्या है, कुछ नहीं, इसमें है कि इक्वलिटी की भावना लाएं, मतलब टू प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, ठीक है, टू प्रमोट हार्मोनी, हार्मोनी मतलब बताओ, बिल्कुल शांति की भावना को प्रमोट करें आप, ठीक है। और उसके बाद ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मतलब भाईचारे, ठीक है, ध्यान से देखो, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंगस्ट क्या, मतलब ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन, जितने भी लोग रह रहे हैं सबके अंदर ब्रदरहुड की भावना है। फिर से देखो, ए का मतलब है अवॉइड, अवॉइड क्या करो बताओ, जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उनको, ठीक है, नेशनल एंथम को, और बताओ किसको, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करो। समझ में आया? दूसरा क्या है, मैंने बोला बोस और भगत सिंह जी को आप याद रखो, मतलब नेशनल फ्रीडम और स्ट्रगल, मतलब ऐसी भावनाओं को दिल में संजोए रखो जो हमारे नेशनल फ्रीडम और नेशनल स्ट्रगल को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। सी से मैंने बोला सोवरेनिटी नहीं होता है, फिर भी आप सोवरेनिटी याद रखो, ठीक है। तो टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डी से मैंने बोला डिफेंड होता है, डिफेंड का मतलब क्या है, इसमें है लिखा गया है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब आपको बुलाया जाए तो आप सेवा के लिए तैयार रहें, ठीक है। ई से क्या मैंने बोला, इक्वलिटी की भावना रखो, इक्वलिटी का मतलब क्या, टू प्रमोट हार्मोनी एंड कॉमन ब्रदरहुड, सबके अंदर एक कॉमन ब्रदरहुड की भावना रहे, मतलब कि एक सामूहिक भाईचारे का की भावना रहे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये क्या है, ई में दिया गया है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, तो सिंपल सा है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो एफ से ये कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, मतलब आप ध्यान से देना, इसमें फोर्ट नहीं है, क्या है, फोर्ट नहीं है, सिर्फ विरासत है। रिच एंड हेरिटेज कल्चर की बात कर रहा है, उच्च विरासत और संस्कृति की बात कर रहा है। तो एफ से याद रखना है कि फोर्ट नहीं है, क्या है इसमें, हेरिटेज। देखो वैसे तो जो पुरानी बिल्डिंगे हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, जो भारत के धरोहर हैं, स्मारक हैं, वो भारत की क्या है, हेरिटेज है। तो हेरिटेज दिया है बट मोन्यूमेंट्स और फोर्ट्स नहीं दिया, तो एफ से याद रखना फोर्ट्स नहीं दिया है। क्या दिया है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व क्या,
हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो जी से क्या होता है, ग्रीन, जी से ग्रीन होता है। तो अब एकदम सिंपल है, ये तो एकदम सिंपल है। टू प्रोटेक्ट क्या, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इन्वायरमेंट। और ग्रीनरी में क्या क्या हेल्प करता है, इन्वायरमेंट को ग्रीन कैसे करोगे, लेक्स, रिवर्स, ठीक है। सिर कहा जाता है कि भगत सिंह की फांसी रुकवा, अरे ठीक है मैं आता हूं उस बात पे। एंड द स्पीड ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। तो ये समझ आया, सॉरी, टू नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग क्या, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन और लिविंग क्रिएचर्स। तो इस बात को ध्यान रखना। तो एफ यहाँ पे जी से क्या हो गया, ग्रीन, ठीक है। एच से बताओ, हेल्दी इन्वायरमेंट, एच से हेल्थ हो गया। तो यहाँ पे टू डब्ल्यू साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म याद रखो आप, सिंपल, ठीक है। एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड बताओ रिफॉर्म, ध्यान से सुनो। तो एच से आप क्या याद रखोगे, ह्यूमनिज्म। तो एच एच क्या हो गया, टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ये याद रखना है। फिर ठीक है, फिर आई से क्या हो गया, आई से जैसे आई होता है वैसे वायलेंस पढ़ा जाता है। तो टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, वायलेंस को छोड़ना और प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, ठीक है। और जे से क्या हो गया, जे कुछ नहीं है, इसको मतलब जे का मतलब आपने सुना होगा ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब जो सब चीज में माहिर हो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब तो सब चीज में माहिर नहीं होता, मतलब वही हो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर ले, माहिर ना हो। लेकिन यहाँ पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब स्किल्स पे इतना ध्यान देना कि जब आपकी कुशलता बढ़ेगी तो देश की कुशलता भी बढ़ेगी, देश का स्किल भी बढ़ेगा। जब भारत में सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, सबसे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट होंगे, सबसे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होंगे, तो बताओ भारत आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो सेम चीज कह रहा है कि स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, किसके लिए, इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, टू दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस हायर। राष्ट्र आगे बढ़े, लगातार राष्ट्र आगे बढ़े, ऐसी स्किल्स को एक्वायर करना। और के तो आपको याद कराने की जरूरत ही नहीं है, पूछो क्यों, 10 बार तो बोला है। के को सबसे बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। इसमें है कि पेरेंट्स और गार्जियन ये इंश्योर करें कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बच्चे, वो कहाँ जाएं, स्कूल जाएं, ठीक है। Who is the parent or guardian to provide opportunities for education to his children, or as the case may be word, क्या, between the age of 6 and 14 years। समझ में आया। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, नहीं याद होगा तो एक बार वापस से वीडियो देख लेना, पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। बस यही था और कुछ था नहीं इसमें। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने डाले थे वो वापस से मैं आपको एक बार, मतलब पीपीटी तो देता ही हूं, तो देख लेना, ठीक है। अब किसी का डाउट है तो पूछ लो। एक बच्चा बोल रहा है कि फांसी रुकवा सकते थे भगत सिंह की, तो फिर गांधी जी ने क्यों नहीं रुकवाया। मैं आपको कुछ भी बता दूं ना, अभी आपको गांधी जी बुरे ही लगेंगे, मतलब मैं कुछ भी बता दूं, कोई भी कंडीशन बता दूं, ठीक है। गांधी जी ने खुद भी बोला था, उस टाइम पे भी बोला था कि भगत सिंह जी को छोड़ दिया जाए, बट नहीं सुनी अंग्रेजों ने बातें, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, क्लियर है, ठीक है। किसी का और कोई डाउट है, ठीक है। भगत सिंह और गांधी जी वाला डिबेट तो मैं मतलब मुझे पता नहीं फिर इसके बारे में। जिसको याद नहीं हुआ है मेरे बच्चे, वो एक बार वीडियोस देख लेना, वापस से देख लेना, या फिर आर्टिकल्स जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इसके नोट्स मैं आज ही डलवा दूंगा। तो जो मैं नोट्स दूंगा तो वहां से पढ़ना, नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी पढ़ लेना। किसी का कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो पूछो, ठीक है। अभी तक जो भी क्लासेस हुए हैं, 43B बोलोगे, 43B, देखो 43 सुनो पहले, 43 में क्या है, वर्कर्स को लेके है कि उनको एडिक्वेट लिविंग मिले, लिविंग वेज मिले। 43A क्या था, मैंने आपको बताया था, वर्कर्स पार्टिसिपेशन हो, कहाँ पे बताओ, वर्कर्स पार्टिसिपेशन हो इन मैनेजरल वर्क में। 43B का मतलब है सिंपल सा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनियन बनाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए, समझ में आया, लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर, ठीक है। मतलब मैं कुछ भी बोल दूं ना, आपको जो सही लगता है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जिंदगी में आप सुनो सबकी, लेकिन आपको जो सही लगता है आप उसको समझते रहो। जब एक टाइम आएगा जब आपके अंदर उस लेवल की नॉलेज आ जाएगी, तब आप किसी के बारे में अच्छा सोचना है सोचो, किसी के बारे में बुरा सोचना है सोचो, वो आपका काम है। मतलब इवन आप मेरे बारे में, किसी के बारे में भी आपका काम है अच्छा सोचना, बुरा सोचना, वो एक अलग बात है। फिर दूसरा पर्सन वो, मैं अच्छा, आप बताओ, आप मेरे बारे में अच्छा सोचोगे, बहुत अच्छा सोच रहे, बहुत खतरनाक है सर, ये बहुत बुरा सोच लो, क्या ही फर्क पड़ेगा बताओ, बदल तो जाएंगे नहीं, ठीक है। मतलब आदमी डे बाय डे इंप्रूव। वैसे सेम गोज विद गांधी जी वापस से आके तो आपके दिखावे के लिए अच्छे से काम तो करेंगे नहीं, ठीक है।
तो सभी जो हमारे पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं महान तो थे ही। सर पॉलिटी का कितना वेटेज है पेपर में? पॉलिटी का आप ये मान के चलो कि 12% से लेकर 15% तक का वेटेज है, ठीक है, 12% से लेकर 15% तक का वेटेज है। लेकिन सुनो, वेटेज से कुछ नहीं होता, होता है नेचर ऑफ क्वेश्चन से। मतलब पॉलिटी के अगर 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप 12 से अगर 15 क्वेश्चन आ गए तो 12 कर लोगे, ठीक है। सेम डजंट गोज विद एनी अदर सब्जेक्ट। कोई अच्छा बुरा होता है, यंग यंग होता है, यिंग यंग होता है। अच्छा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं बच्चे हमारे। सर एक बार वापस से रिट लिख कर दे दी, लिख कर बता दीजिएगा। वापस से रिट लिख कर। देखो आपको हैबियस कॉर्पस याद ही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या याद नहीं है। हैबियस कॉर्पस याद है, मैंडमस में कुछ नहीं है, मैंडमस में सिर्फ आदेश देना कि आप ये काम करो, समझ में आया। मैंडमस में क्या है कि ये काम करो, मैं वापस से लिख के बता दूंगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसको समझ में नहीं आया होगा रिट बता देना, मैं वापस से बता दूंगा, ठीक है। सुनो, मैंडमस का मतलब क्या है कि कोई काम करो, आदेश देना। कोई पब्लिक अथॉरिटी है, कोई पब्लिक पर्सन है, कोई सरकारी पदाधिकारी है, उसको बताते हैं काम करो, ठीक है, मैंडमस में। प्रोहिबिशन में सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को, किसको? जुडिशरी को, चाहे वो जुडिशियल बॉडी हो या क्वासी जुडिशियल बॉडी हो, उसको बोलते हैं कि तुम ये काम मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अथॉरिटी ही नहीं है कि तुम करो, तुम्हारी पावर ही उतनी नहीं है कि तुम ये काम करो। तो जो हायर, जो उच्च न्यायपालिका होती है, लोअर जो लोअर जुडिशरी है, उसको रोक देती है। मैं लिख के बता दूंगा, तुम टेंशन मत लो, वापस से पूछ लेना किसी भी क्लास में। हाँ, क्लास खत्म होगी, ठीक है। तो क्या होता है बताओ, प्रोहिबिशन में रोक दिया। अब शशोररी क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। शशोररी में मैंने आपको 3 चीजें बताई। पहली बात तो किसके खिलाफ बताओ? जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, या फिर मान लो ऐसी कोई पब्लिक अथॉरिटी है जो लोगों को अधिकारों को प्रभावित करती हो, तो उसके खिलाफ इश्यू किया जा सकता है। अब इसमें 2 काम किया जा सकता है। मान लो कोई न्यायपालिका है या कोई अथॉरिटी है जिसने कोई निर्णय ले लिया है, तो उच्च न्यायपालिका जो है, जो रिट जारी करने वाली है, वो उस निर्णय को ही खत्म कर देगा, ठीक है। इसी में तो मैंने एग्जांपल दिया था, 5 साल की सजा, 5,000 की सजा, ठीक है। तो उस निर्णय को ही खत्म कर देगा। दूसरी बात, मान लो कोई केस चल रहा है उसी न्यायपालिका में, तो जो हायर जुडिशरी रहेगी, हायर जुडिशरी में दोनों ही आती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो वो बोलेगी ये तुम ट्रांसफर कर दो, समझ में आया। तो ये 2 चीज आएगी शशोररी में, ठीक है। कोवरंटो एकदम सिंपल सा, कोवरंटो क्या था बताओ? कोवरंटो तो भाई किस अधिकार से तुम वहां बैठे हो, अधिकार परीक्षा बोलते हैं उसको। तो किस अधिकार से बैठे हो वहां पे, ठीक है। मान लो कोई काम कर रहे हो, कोई पब्लिक सरकारी कर्मचारी है, तो वहां पे बैठा है, तो किस काम से बैठे हो ये पूछा जाता है कि तुम्हारी मतलब अथॉरिटी है, तुम्हारी योग्यता है जो वहां बैठे हो, ठीक है। और ये बताया मैंने कि राष्ट्रपति, गवर्नर्स, मिनिस्ट्रियल ऑफिस यहां नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सुनो, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो वापस से एक बार रिवाइज करके देख लेना, और कुछ डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए बस इतना करें। किसी का कोई डाउट है बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी, तुरंत। सर गोडसे की आत्मकथा को पब्लिक क्यों नहीं किया गया? गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? अच्छा ये बताओ, आपको गोडसे की आत्मकथा क्यों पढ़नी? सबसे पहले तो आप सिलेक्शन लो, उसके बाद फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फोकस करना। क्या कवर कवर इनटू पीएम के लिए भी है एप्लीकेबल? क्या कवर? को वारंटो बोल रहे हो क्या? नहीं, पीएम क्यों कवर होगा, मिनिस्ट्रियल ऑफिस है ना। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? मिनिस्टर होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है, समझ में आया। थैंक यू सो मच। बच्चे बोल रहे नाइस सेशन, बट मैंने क्या बोला, थोड़ा सा फैक्चुअल होगा तो याद कर लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बस करते हैं आज का सेशन, खत्म करते हैं।